कोरोना ने बहुत सारी जिंदगियां उजाड़ दी, बट किसी ने ये नहीं देखा कि जिंदगियों के साथ साथ बहुत सारे सपने भी उजड़े थे। टैंजिबल नहीं है ना, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सपने सिर्फ दिमाग में होते हैं। ऐसी एक कहानी आज हमारे साथ है, जहाँ पे कोविड में उनका एक बहुत बड़ा सपना, क्योंकि उन्होंने पूरी कायनात से भिड़ चुकी थी उस सपने को पूरा करने के लिए, एंड जस्ट बिकॉज कोविड आया, उनका सपना साकार ना हो पाया। आज हमारे साथ है आंचल गिलानी जी। शी इज़ अ वेरी नोन जुम्बा एंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर एट रायपुर। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो मैम, वेलकम टू अ पॉडकास्ट चैनल। Thank you so much for inviting me. थैंक यू सो मच। मैम मुझे ये बताइए, आपका सपना केबिन क्रू मेंबर का बनने का था। केबिन क्रू क्यों? बस सर शायद क्योंकि पढ़ाई मुझसे होती नहीं थी और कुछ मुझे समझ में आया नहीं करने का, तो मेरे पापा मम्मी मुझे ट्रैवल करवाते थे काफ़ी फ्रीक्वेंट। तो जब भी मैं जाती थी प्लेन में तो मुझे लगता था यार ये तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा। हाइट भी मिली है और उस टाइम पे वेट भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करती थी, 56 57, ठीक ठाक दिख भी जाती थी। नहीं मैम, आप अभी भी बहुत प्रिटी है। तो मुझे लगा शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो बस लड़ भिड़ के, मम्मी पापा से लड़ाई करके, घर वालों से, लोगों से काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो शायद मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। Okay. आप ये बनना चाहती हो सीरियसली? अच्छा। एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हो आप, इसकी बेटी हो और आप ये करना चाहती हो? तो मैंने बोला हाँ मैं करना चाहती हूँ, पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। हाँ कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे पापा ने बोल दिया नहीं, मैं तो ये नहीं करवा सकता हूँ। मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी, पर क्योंकि पापा का प्रेशर था तो वो खुले हाथों से कभी सपोर्ट नहीं कर पाई। भाई तो अब मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा। वो तो उसने तो बोला नहीं यार तू कुछ भी कर, तू ये मत कर। ओके। तू ये कर ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगा तुझसे। तो मैं बोली यार मैं तो ये करूँगी, अब तो और मुझे करना ही है। ओके, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रोक रहे थे। हाँ। लड़ भिड़ के मैंने पता किया कि इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कैसा है। रायपुर में गई मैं इंटरव्यू देने। मुझे रायपुर तक परमिशन मिल गई थी कि ठीक है चलो, लड़ भिड़ के मैंने रायपुर तक परमिशन ले ली कि मैं करूँगी। यहाँ पे फ्रैंकफिन करके इंस्टीट्यूट है, गई मैं, मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं कर सकती थी वहाँ कोर्स। फिर मैंने पुणे का पता किया। मैं यूट्यूब में वीडियोस देखती थी, जो लोग इंस्टीट्यूट के लिए कमेंट करते थे हाँ अच्छा है, उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करती थी। Okay. उनसे बात करती थी। फिर कुछ लोगों ने बताया कि गो फॉर बैंगलोर की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी, उनसे कांटेक्ट किया। फिर पता चला कि एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ मुझे जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ गई। सेम लाइन, किसी का सपोर्ट नहीं था, पर मैं चली गई, भग गई मैं। अच्छा। हाँ, लड़ भिड़ के शाम 7 बजे की मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे। कुछ पैसे मैंने घर से ले लिए और मैं निकल गई कि मेरे को यही करना है, अब मैं कुछ और कर ही नहीं सकती, मेरे पास है ही नहीं कोई ऑप्शन। चली गई मैं। फिर मेरे पापा का कॉल आता है कि क्या है कैसा है। मैं बोली पापा मैं पढ़ने आई हूँ और मैं ज़रूर बन के दिखाऊँगी, कुछ तो मैं करूँगी। फिर थोड़ा समय हुआ, 1-2 हफ्ते गुजरे, शायद 20-25 दिन निकले। उसके बाद मेरी फैमिली आई कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, कहाँ रह रही हूँ। काफ़ी अच्छे से चीज़ें मैंने सेट कर ली थी। तो मेरे पापा आए, भाई आया, मम्मी आई। देखते थे वो कि ये करेगी, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, वो ज़ील थी। हाँ, वो समझ चुके थे कि ये करेगी। तो अब मैं गई, मैंने इंटरव्यू दिया इंस्टीट्यूट के लिए। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो काफ़ी एक ये अच्छा बेनिफिट हो गया कि अब तो एक और कॉन्फिडेंस आ गया यार, स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब कुछ तो होगा। जो स्टूडेंट इतनी गधी है पढ़ाई में, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, उसको स्कॉलरशिप मिल गई तो कुछ तो होगा। अब गई तो वहाँ पता चला यार कि ये टैटू, ये बड़ा मसला है। ओके, टैटूज नहीं हो सकते हाँ, केबिन क्रू कोई मेंबर्स भी को, विजिबल टैटू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अब फिर वहीं से पता चला कि इसको आप रिमूव करवाओ। तो मैंने एडमिशन ले लिया। कुछ वहाँ की फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो पापा को मैंने फ़ीस के लिए तो मना लिया, पर पापा को ये नहीं बताया कि ये टैटू अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं अलग से खर्चा करने वाली हूँ।
तो जैसे तैसे मैंने अपना एडमिशन ले लिया। मैं सोची एक बार घुसती हूँ, फिर मैं इसका भी इलाज करवा लूँगी। फिर अब इसका इलाज कैसे करवाऊँ? अब ये थोड़ी चीज़ पेनफुल थी, इसके लिए शायद घर वाले और नहीं मानते। एक तो मैंने लिखवाया था माँ पापा बड़ा जिद करके। अच्छा 11th-12th में ही मैंने ये टैटू करवा लिया था कि मुझे करवाना ही है, मेरे को माँ पापा बनवाना है। इन्फिनिटी तब ये बहुत चलता था, करवा लिया मैंने। ठीक है, ये भी जिद पूरी हो गई। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, और घर से ना इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं होते थे। ऑलरेडी वो मेरे इंस्टीट्यूट के लिए पे कर रहे थे, जहाँ मैं रहती थी काफ़ी अच्छी जगह में ही रहती थी, वहाँ के लिए पे कर रहे थे। अब मैंने बिना बताए पिज़्ज़ा हट में जाके मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। ओह पार्ट टाइम जॉब। यस Okay. आप मुझे 4 घंटे काम कराओ, 6 घंटे काम कराओ, कुछ शायद 6-7 हज़ार मिलते थे। ओके और वहीं पे मैंने पता किया यार अब 6-7 हज़ार आ गए, अब इसमें से मैं कुछ 2500-3000 मैं अपनी फ़िटनेस के लिए भरूंगी, क्योंकि एक ये सबसे बड़ा एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक चैलेंज है। नहीं, एक ये आई डोंट नो, मैं वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं मुझे। ये कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कैबिन क्रू में कि Okay. आपकी हाइट इतनी है तो आप 56-57 क्रॉस नहीं कर सकते। ओके ओके बॉडी पर्सोना जो होता है। हाँ, टैटू है तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, ये है तो ऐसा नहीं होगा, चेहरे पे पिंपल है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये एक डर था मेरे अंदर कि जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ खुद से वो तो करूँ। तो मैंने वहाँ कल्ट फिटनेस ज्वाइन कर ली सबसे पहले, कुछ 2 महीने के लिए। फिर उसके बाद 1 महीने की पेमेंट आती थी, फिर उसमें मुझे याद है 4500 की तब मैंने एक सिटिंग कराई पहली अच्छा टैटू रिमूवल की। रिमूवल की। वो मैं करा तो ली वो कम से कम 15 दिन ये पूरा हाथ इतना जला हुआ रहता था, हाँ। इसमें पानी भर जाता था, ये घाव हो जाता था। टैटू रिमूव थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट है। हाँ जी है। अब पहली सिटिंग हो गई, मुझे लगा शायद ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी सिटिंग 1-1.5 महीने बाद होती थी 6 महीने हुए मुझे। मेरे सर ने बोला कि तुम इसको जल्दी करवाओ, जो इंटरव्यू आ रहा है नेक्स्ट मैं उसमें तुमको भेजना चाहता हूँ। मैं वहाँ के सारे जितने क्राइटेरिया थे फुलफिल करती थी, बस एक ये था जो गड़बड़ हो गया। मैं गई इंटरव्यू देने, इसको कंसील करके गई। पहला राउंड भी मैंने क्लियर किया, दूसरा भी मेरे ख्याल से क्लियर किया। थर्ड राउंड में ना ये सब चेक होता है कि कोई स्कार नहीं है, टैटू नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं बहुत अच्छे से कंसील करके गई थी, पर मैं पकड़ा गई। अच्छा हाँ, मैं रिजेक्ट हो गई। ओके सब सारी चीज़ें सही थी, बस इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाई। शायद आगे और भी चीज़ें होती होंगी जो मैं देख ही नहीं पाई। ठीक है यहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई। मैं वापस आ गई बड़े दुख के साथ, सर को बताई सर ऐसा ऐसा। सर बोले कि अब तीसरी या चौथी सिटिंग होने वाली थी। हाँ, मैंने तीसरी या चौथी सिटिंग करवाई वापस। फिर उसमें और लंबा समय लग गया, 20 दिन लग गए ये ठीक होने में, वो घाव पूरा हील होने में, पानी सूखने में। फिर मैंने उस 2-3 महीने में एक और इंटरव्यू आने वाला था, जिसके लिए मैं दोबारा जो ये रिमूव करता था उसके पास मैं 2-3 बार चली गई 2 महीने के अंदर कि आप इसको जल्दी जैसे तैसे करके हटाओ। उसने किया मेरे बोलने पे, इतने पूरे हाथ में रिएक्शन हो गया। वो अच्छा। मना करता था कि ये मत करो, उसको प्रॉपर हील होने दो। मैं बोलती थी सर मेरा इंटरव्यू है, आप कर दो, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। फिर मैं कंसील करके इंटरव्यू देने गई, मैं फिर पकड़ा गई। आउच। फिर मैंने थोड़ा सा समय लिया, मैं सोची कि ये हो जाए फिर करती हूँ। लास्ट एक 5th सिटिंग ली मैंने, उसके बाद कंसील करके मैं चली गई। तो इतना सा शायद ये विजिबल था, पर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा यू गॉट सिलेक्टेड? यस, आई गॉट सिलेक्टेड। ओह वाओ।
फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड, और वो भी विस्तारा एयरलाइन में। वाओ वाओ। तो उसमें ये था कि फुल पैंट्स जैकेट पहनते हैं, पर उसमें फिर ना एक लास्ट राउंड में कोई तो भी चेकअप होता है जिसमें आपको कोई बड़ा स्कार नहीं होना चाहिए। तो मुझे स्कार था, तो मेरे ये पैर में ना, मैं जल गई थी बचपन में, अच्छा जब मैं 4 या 5 साल की थी। तो ये मेरा पूरा पैर जला हुआ है। तो पर ये मैं हो चुकी थी 22-23 साल की, इतना विजिबल नहीं था, पर जितना था उतना भी नहीं चलता था। अच्छा। हाँ, तो रिजेक्ट। ओके। हाँ, ये स्कार भी नहीं चलता, ये तो कवर हो गया था एनीवे। हाँ। पर ये स्कार थोड़ा सा बड़ा है, शायद मैं नहीं देखती थी उसको उस नज़रों से सामने जैसे वाले कि ने लोगों देखा। देखा। ओके। हाँ, तो मैं कोई बात नहीं, हम दोबारा लड़ेंगे, अब मैं आई हूँ तो मैं करके जाऊँगी। ठीक है। तो ऐसे करके कुछ 1.5 साल मैंने अपना बैंगलोर में निकाला, और उसमें एक दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं कल्ट फिटनेस ना जाऊँ। ओके। मैं वो उसके लिए एक अलग डेडिकेशन था, इसके लिए एक अलग, वो नौकरी करने का एक अलग डेडिकेशन था। भैया 7-8 हज़ार तो आ रहे हैं, ये तो हो रहा है। करेक्ट। तो फिर धीरे से मेरे पापा को पता चल गया कि मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि क्या आपके पापा को पता है इसके बारे में। धीरे से पापा को ये पता चल गया, वहीं से जहाँ मैं रहती थी वहाँ साइन वाइन करके गए थे कि कुछ भी हो तो आप मुझे बताना। तो वहाँ से कॉल चला गया कि भाई आपकी बेटी जो है वो रात को लेट नाइट घर आती है। अब मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। मैं तो ये बोल ही नहीं सकती, मैं तो अलाउड ही नहीं हूँ कि मैं जॉब करती हूँ। घर में मेरे अलग भसड़े हो गया। मेरे पापा बोल रहे हैं वापस अब कुछ नहीं हो सकता है, अब यहीं रहना, तेरी शादी करा देंगे। अच्छा। नहीं नहीं पापा, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, मैं शायद करूँगी तभी मुझे समझ आएगा कि करना क्या है। फिर जिस इंस्टीट्यूट में मैं थी ना, उसका सबसे प्लस पॉइंट ये था, एक तो शायद मैं मेरे सर की वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट थी। वो देखते थे कि ये कितना स्ट्रगल कर रही है, तो वो जितनी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी वो मुझे एकदम बोलते थे कि तुम जाओ, और आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाओ ना तो बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। तो फिर आया कतर एयरलाइंस का। ओके। हाँ, पर आप डायरेक्ट अगर जाते हो तो आपको डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही आप आगे सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। पर अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हो तो आपको चांस मिलता है। अच्छा, ठीक है। Yes. ठीक है। इसमें मैं पूरी पार कर गई। अच्छा, you got selected. Yes, कतर yes, एयरलाइंस yes, में you got yes, selected. yes, yes. पैंट वैंट कोई ये दाग नहीं, कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। एक चीज़ उनको जो मेरी बहुत अच्छी लगी थी, एक ये राउंड होता है, Conversation. हाँ, एक टीम ए टीम बी, तो Group discussion. हाँ, ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें मैं बड़ा आगे निकल गई थी, मेरी स्माइल उनको बहुत पसंद आई, सब कुछ बहुत अच्छा था। सब मेरे पास आज भी वो मेल पड़ा होगा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, और अब नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे मुंबई या कैलकटा जाना था। ठीक है, मैं बहुत खुश, मैंने पूरे अपने परिवार में कॉल लगा के बोल दिए भाई देखो आपकी लड़की निकल गई। सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। मैं और मेहनत कर रही हूँ, कल्ट फिटनेस जा रही हूँ रोज़। अब तो अपने इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रही हूँ कि अब मेरा तो हो गया भैया, अब तुम लोग पढ़ाई करो आगे। इसकी भी मैंने सिटिंग नहीं करवाई कि अब जॉब हो जाएगी मेरी, यहाँ तक आ गई हूँ तो हो जाएगी। ठीक है, किया किया किया, बहुत खूब मेहनत की। एक राउंड था कैलकटा वाला, वहाँ हम लोग गए, इंस्टीट्यूट से ही ले गए, वहाँ हम लोग गए। वहाँ के बाद फाइनल राउंड था मुंबई का, हम मुंबई नहीं पहुँच पाए। क्यों? कोविड। Ouch. एक मेल आता है मुझे कि कुछ ये जो मुंबई वाला इंटरव्यू होने वाला है, ये 1-1.5 महीने तक हम इसको पोस्टपोन करेंगे और फिर होएगा। मैं वेट करती रही। मैं पहला लॉकडाउन लगा तो मैं वापस नहीं आई घर अपने। मैं ये सोच के नहीं आई कि सब
एवरीथिंग विल गेट बेटर और मैं वापस चली जाऊंगी मुंबई वाले राउंड में। 1.5 महीना इन्होंने रुकने के लिए बोला है। सब चले गए थे, सब इधर उधर, जितने मेरे रूममेट्स थे, जितने मेरे दोस्त थे, सब जा चुके थे। अब शायद दूसरी बार फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, जो रह गए थे लोग वो फंस चुके थे। करेक्ट। तो अब ना मैं इधर की ना मैं उधर की, मैं तो वहीं रुक गई हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मेल आता है कि 6 महीने तक कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और सबसे पहले जहाँ काम बंद हुआ था वो एयरलाइंस थी। करेक्ट, क्योंकि ट्रैवल ट्रांसपोर्ट पूरा दिक्कत हुआ था। पूरा फिर कंटिन्यू 2 इयर्स तक कैबिन क्रू सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने सेकेंड लॉकडाउन लगने को था, फिर कुछ इमरजेंसीज फ्लाइट जो लोग जो रह गए थे उनके लिए थी, तो मैं वहाँ से घर वापस आ गई। ठीक है। मुझे एक इंतज़ार था कि कुछ तो होगा। 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, पर मैं किसको बोलूँ अब कि मैं क्या करूँगी आगे। कुछ नहीं था मेरे पास, बस एक जो था वो फिटनेस था कि मैं करती हूँ यार। थोड़े टाइम तक मैं बंद रही, मैंने आउट हो चुकी थी कि अब मैं तो पढ़ाई भी नहीं की, बीबीए के बाद मैंने कुछ किया भी नहीं, यही किया जो किया, अब इससे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने एक रूम में मैं सोची यार रोना धोना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, जो टूटा है वो दिखा नहीं सकती हूँ। ठीक है। मैं डांस चालू करती हूँ, अकेले डांस करूँगी। वो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई, भाई देखो आई हूँ मैं बैंगलोर से, कल्ट फिटनेस से डांस कर रही हूँ मैं। तो 2-3 लोगों का मैसेज आता है, हमको भी बुला लो ना, साथ में करेंगे। मैं बोली आ जाओ यार। रूम था मेरा होम टाउन में, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मेरा रूम था। तो वो 2-3 लोग आ गए नेक्स्ट डे। तो मैं 2-3 लोगों को ना एकदम रूल कर रही थी, मेरे पीछे रहो आप, मैं जैसा कराऊंगी वैसा करना। ठीक है। और वो करा के मुझे बड़ा मज़ा आ गया। तो फिर वो 2-3 लोगों के साथ मैंने स्टोरी डाली, तो फिर उन 2-3 से 10-12 हो गए, हम Okay. भी आएंगे। 10-12 से वो 20-25 हो गए। तो मेरे को लगा वाह यार, मेरे तो सारे दरवाजे खुल गए। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि वाई नॉट फिटनेस, क्यों ना मैं इसमें घुसूँ यार। मुझे बहुत मज़ा आता था, वो लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बैठता था, लोग मेरे से कनेक्ट कर पाते थे। जिसके अंदर ऑलरेडी इतने दर्द हैं, लोग उसको दर्द बता के जाते थे। तो वो मतलब मुझे लगा यार यही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, इतने सारे लोगों को मैं रूल कर रही हूँ, मैं डांस करवा रही हूँ। फिर मैंने सोचा अब मैं घर पे तो बैठी हुई हूँ, मैं एक कोर्स कर लेती हूँ जुम्बा का। तो सुचेता करके है जहाँ से मैं सर्टिफाई हुई, मैंने क्लास ली, मैं सर्टिफाई हुई। मैंने पहले छोटी सी क्लास बनवाई वहीं जहाँ मैं रहती थी। ठीक है, वो क्लास पूरी फुल हो गई। धीरे धीरे 1-1.5-2 महीने में पूरी क्लास फुल हो गई, जबकि लॉकडाउन था। ठीक है। तो लोग आते थे मेरे पास। ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे डालना चालू किया, लोगों ने मुझे जाना। धीरे धीरे फिर उस स्टूडियो से मैंने बड़ा स्टूडियो बनवाया, जहाँ मैं अब बैच लेने लगी थी 50-60 लोगों का। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर मुझे लगा यार अब यही है। तो तब गया केबिन क्रू गया तो नहीं था, पर तब भी एयरलाइंस ओपन नहीं हुई थी। मतलब आप चेक करती थी? हाँ, आज भी मैं चेक करती हूँ। आज भी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोलोगे तो शायद फ्लाई क्रू, कैबिन क्रू, ये सिंगापुर एयरलाइंस, ये एयरलाइंस सब आता ही है। अच्छा। तो मुझे ना इसमें एक चीज़ ये समझ में आई कि मैं खुश हूँ, मैं जुम्बा करा के मैं बहुत खुश हूँ। शायद इससे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं और नहीं मिलती। और उससे ज़्यादा ये दिखाई देता था कि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे वो यार कि ये हमारे पास रह रही है, ये वहाँ नहीं है। तो मुझे ना ये रियलाइज़ हुआ यार, हार्डवर्क नहीं, डेस्टिनी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमेशा ये नहीं होता है व्हाट यू प्लान वाली चीज़ें काम नहीं आती है, कुछ कुछ और कुछ प्लान होता है आपके लिए। यस।
जनरली ना ओम शांति ओम का डायलॉग से लोग बहुत ज़्यादा फेमस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने पे लग जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ वाले में किसी और की शिद्दत थी जो चाहती थी एंड वो ओवर पावर कर गई आपकी सिचुएशन में। एंड कहीं ना कहीं जहाँ पे केबिन क्रू था लिखा हुआ उसकी जगह आप एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गए। सो लाइक आज के डेट पे यू आर अ वेरी नोन जुम्बा इंस्ट्रक्टर एट रायपुर। तो मुझे ये कंसेप्ट समझाइए कि जो जुम्बा है, इज इट ऑल अबाउट डांसिंग? देखो यार, इस पे अगर अपन बात करें तो डांस फिटनेस है जो ऑल अबाउट डांसिंग है, और एक जुम्बा फिटनेस है जिसमें आप वर्कआउट करते हो विथ फन। और डांस फिटनेस भी सेम है, पर उसमें आप मूव्स करते हो विथ फन। ठीक है। जुम्बा में अब क्या करते हैं अपन, स्क्वाट कर रहे हैं मज़े के साथ, लंजेस कर रहे हैं, करते करते आप मूव कर रहे हो अपनी बॉडी। डांस फिटनेस में आप पूरा ही डांस कर रहे हो। ओके ओके। सो हाउ वाज लाइक एक जहाँ पे आप जॉब देख रहे थे वर्सेस अचानक से आप स्विच होके एक बिजनेस वुमेन बन गई। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट? पता ही नहीं चला, विद द फ्लो सारी चीज़ें होती गई। और जो आज है, जो मैं आज हूँ, मैं कभी भी ना अपने आप को एक कंपटीशन में नहीं देखती थी। बस मुझे जो करना रहता, थोड़ी ज़िद्दी थी, ये करना है, अब मैं करूँगी, कोई Okay. कितना भी रोके मैं करूँगी। ओके तो आज भी ना सेम चीज़ है मेरे लिए। मैं चाहूँ तो 4-5 बैचेस लगा सकती हूँ अभी भी, पर एक मैंने टाइम सेट किया हुआ है कि सुबह जब मेरी बेटी सोती रहती है तब मैं एक क्लास लूँ, और जब शाम को उसका एक प्ले टाइम है तब मैं एक क्लास लूँ। ओके। जस्ट फॉर हेड्स अप, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया बेटी, तो आपको लग रहा होगा ये बेटी कैसे बोल रही है? हाँ, देख के लगता है कि ये शी इज सिंगल वुमन, बट जस्ट फॉर हेड्स अप वो मैरिड है एंड शी हैज़ अ किड। सो आज के डेट पे इट्स लाइक बहुत मानना पड़ेगा कि आपने अपने को बहुत मेंटेन कर रखा है। तो मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस योर पर्सनल लाइफ? देखो यार, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग बहुत इजीली कह देते हैं बच्चा पालना आसान है, बच्चा करना आसान है। गिविंग बर्थ इज़ नेवर इजी। ओके चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो वहीं से जो जर्नी चालू होती है ना, तब ऐसा लगता है, जब जिस दिन मैंने अपना बेबी डिलीवर किया उस दिन मैं थी कुछ 106 किलो की। ओके तो लोग बहुत बातें करते हैं, अरे ये नॉर्मल डिलीवरी करेगी, ये तो कर ही नहीं सकती है। मुझे शुगर हो गया था, थायराइड हो गया था, ये वापस जुम्बा करवा पाएगी? आपको लगता है? बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि थे। अम्मा बन चुकी है, ये देव के साथ मैच नहीं करती है। कोई बात नहीं, बोलो यार, क्या दिक्कत है? देव खुश है मेरे साथ, मैं देव के साथ खुश हूँ, और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो उस दिन मुझे लगा कि शायद इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। फिर जब मेरा बच्चा हाथ में आया तो मुझे लगा इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा चौथा दिन आया, मैं घर गई डिस्चार्ज होके। तो ना वो पहला दिन था जब मैं घर गई, और सेम डे इस वाली डिलीवरी में ना कुछ थर्ड डे पे आपको छुट्टी लग जाती है। ठीक है। मैं घर गई, देव बता रहा है मेरा शो है, मैं आज नहीं रह पाऊंगा घर पे। ओके। वो क्या करते हैं? देव म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन नहीं सिंगर है, यही बोलना चाहिए ना। करेक्ट। तो उसके कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो मोस्टली बाहर ट्रैवल करता है, और वो सीजन टाइम था उसका। जस्ट फॉर हेड्स अप, अगर आपको नहीं समझ आया अभी तक ये कौन सा देव है, तो शी इज टॉकिंग अबाउट देवाशीष, हु इज द फाउंडर ऑफ काफिला बैंड। यस। तो अब मैं घर पहुंची हूँ, और वो मुझे कह रहा है कि मेरा शो है, और नागपुर में शो है, और मेरी अभी फ्लाइट है। मुझे ऑलरेडी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बच्चे को, 3.5 किलो के बच्चे को मैं पकड़ूं कैसे, मैं क्या करूं। तो इस टाइम पे ना कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। ठीक है, अब वो रात, पूरी रात मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। पहली रात कोई मेरे साथ था नहीं। मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, पर उनको मैंने बोला कि नहीं, मैं कंफर्टेबल, मैं हैंडल कर लूँगी उसको,
पर मैं नहीं कर पाई। मैं रात भर उसको ले लेके घूमती रही, क्या करूँ ये रात बस निकल जाए। तो उस दिन भी मुझे ये रियलाइज़ हो गया यार कि ये ईजी नहीं है। हर रोज़ 17 मंथ्स तक मैंने उसको कंप्लीट ब्रेस्ट फीड कराया है, और हर 1-1.5 घंटे में वो रात में उठती थी, हर 1-1.5 घंटा। तो यार आप हर रोज़ सोने के लिए तड़पते हो, तो इट्स नॉट ईजी। एक बच्चा, हस्बैंड मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर उस टाइम पे था, उनके वो कमिटमेंट्स होते थे। घर मैनेज करना, और इन-लॉज मेरे बाहर रहते हैं और हम यहाँ अकेले रहते हैं। फिर मैंने ये प्लान किया था कि जिस दिन मैंने समारा को डिलीवर किया था, मैं 106 किलो की थी, मैंने समारा से प्रॉमिस किया था, आज और तेरे फर्स्ट बर्थडे पे हम मेरा स्टूडियो डालेंगे। ओके। भले हम घर पे डालें, हम बाहर डालें, हम कैसे भी डालें, हम डालेंगे, और यू हैव टू सपोर्ट मी। जिस दिन वो पैदा हुई मैंने उसको ये बात बोल दी कि आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। पर वो हुई 1 साल की। जिस दिन 28 सितंबर वो हुई 1 साल की, 29 को मैंने देव को बोला यार कुछ भी कर, हम स्टूडियोज देखने जाते थे, हम इतना सर खपाए अपना इधर जाने में उधर जाने में। जितना भी मैं गई ना, मुझे ये समझ में आया यार अगर मैं बाहर डालूंगी ना तो मेरा बच्चा छूट जाएगा। जो आने जाने का टाइम लग जाता था, 1 घंटा जगह ढूंढने में इतना टाइम, उसको बनवाओ, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है। तो मैंने बोला यार देव, मैं समारा को तो नहीं छोड़ पाऊंगी, तू भी बाहर रहता है, फिर मैं भी ये करूं, उसकी गलती नहीं है यार, मतलब। बहुत खूबसूरत लाइन है वो। तो वो बोला तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बस उसने ये बोला। मैं थोड़ा सा कैजुअल ले लिया, यार ये बोलता है मैं हूं ना, अब ये क्या करेगा, ये तो चला जाएगा कल फिर से काम पे। 28 का दिन निकला। 29 को सुबह मैं देखी हमारे घर बहुत सारे कारपेंटर आ गए हैं, ये वो। तो मैं बोली ये क्या कुछ करवाने का प्लान किया है, तू ये हॉल में जुम्बा चालू कर। ओके, घर पे के हॉल पे चालू कर। ओके। वो उसका एक हॉल के कॉर्नर पे उसका प्ले जोन बना हुआ था, वो वहाँ बैठ के खेलता था, समारा के साथ खेलता था। तो बोलो कोई बात नहीं, इसको सबको हम हटा देते हैं, जितने लोग आ पाए। तो तुझे अभी फ़िलहाल तेरी खुशी के लिए करना है ना। मैं बोली हाँ यार करते हैं। तो हमने घर से चालू कर दिया। बहुत खूब। 1-1.5 महीना लगा स्टूडियो बनवाने में, और हमने घर से चालू कर दिया। वापस मुझे लगा यार अब तो मैं इतनी हैवी वेट हूँ। मैंने थोड़ा वेट कम किया, पर क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाती थी तो फिर दबा के खाना पड़ता था। तो मैं 9900 में फ्लक्चुएट करती थी। ठीक है, अब मैं बोली देव यार मैं तो इतनी मोटी हो चुकी हूँ, कौन आएगा मेरे पास। अरे तू कर ना, तू अकेले करना, कोई बात नहीं तू कर। मैंने सोसाइटी वाले ग्रुप पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं फिर से चालू कर रही हूँ। तो वापस ना मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़ीरो से चालू कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो एनर्जी थी जा चुकी है, जो कॉन्फिडेंस था जा चुका है, कुछ नहीं है मेरे पास। पर एक जो देव का पॉजिटिव सपोर्ट था ना, उसमें मुझे लगता था मैं सब कुछ कर लूँगी, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए। एक ना बहुत खूबसूरत सी लाइन है, जनरली मर्दों पे अप्लाई होती है, दैट इज एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट यहाँ बोला जा सकता है कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा, मतलब उसने इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा। उसको दिखता था कि कभी कभी मैं समारा को लेके क्लास करती हूँ, कभी कैसे मैनेज करती हूँ, कभी कैसे मैनेज करती हूँ। पर शायद इनिशियली फर्स्ट मंथ में मेरे पास 4 क्लाइंट थे, पर देखते देखते सेम कब 4 के 40 हो गए, पता ही नहीं चला। 60 हो गए, 80 हो गए। नाइस। तो यार आप करो, गो विद द फ्लो।
ट्रस्ट द प्रोसेस, फिर है ना। सो इट्स लाइक ये तो समझ आ गया कि ही सपोर्ट्स यू अ लॉट, बट आप लोग इज इट अ लव मैरिज और इज इट अरेंज मैरिज? इट्स 100% लव मैरिज। ओह वाओ, ओह वाओ। तो Yes. कहाँ मिले आप लोग? मैं जनरली सारे दोस्त मेरे जिम में ही बनते थे। अच्छा। हाँ, तो देव भी जिम में ही हम मिले, जीएसपी फिटनेस में। बहुत ज़्यादा नोन लव स्टोरी है हमारी ये वहाँ पे। Okay. तो हम वहाँ मिले, जाने एक दूसरे को, टाइम स्पेंड किए। धीरे से मैं उसको अच्छी लगने लगी, वो मुझे अच्छा लगने लगा, उसने चीज़ें आगे बढ़ाई। हुआ टाइम, 2-3 साल निकला। बैंगलोर वाली पूरी जर्नी में देव वॉज विथ मी। ओह हाँ। ओके ओके, मतलब बहुत पुराना प्यार है ये। यस नाइस। यस। पर इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो एक आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट और दिस गर्ल, दो अपोजिट कॉर्नर्स। ये जुड़ नहीं सकते। और जनरली अगर आपने सुना होगा तो सिंधी फैमिलीज में तो ये चलता ही नहीं है। हाँ, है ना। तो आप कैसे कन्विंस किया घर वालों को? बहुत ज़्यादा कन्विंस तो मुझे नहीं करना पड़ा, पर बस मेरे पापा ने एक ही बात बोली जब मैंने बताया। बहुत समय बाद, 5-6 साल बाद जानने के बाद मैंने बताया पापा को कि ऐसी ऐसी बात है और ये लड़का मुझे पसंद है। तो मेरे पापा ने कुछ नहीं पूछा, बस मैंने पापा को बताया कि उसके ये काम है, शोज़ करता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मेरे पापा ने कुछ नहीं पूछा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या है। मेरे पापा ने एक ही बात कही कि आधी ज़िंदगी इंतज़ार में निकलेगी। तो अब मैं तो प्यार में थी, समझ ही नहीं आया ये बोल क्या रहे हैं, आधी ज़िंदगी इंतज़ार में निकलेगी। अब तब मज़ा भी आता था, देव 2 बजे शो से लौटे तो मैं उससे बात करूं। फिर धीरे धीरे विद द टाइम जब मैंने घर पे शादी के लिए बात की, सेम बात मेरे पापा ने फिर से बोली कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आधी ज़िंदगी इंतज़ार में निकलेगी, ये समझ। मैं बोली आप ये क्यों बोलते हो? तो पापा बोले देख बेटा, वो आर्टिस्ट है, टाइम का कोई ठिकाना नहीं। तुमने जो लाइफ देखी है घर पे, वो सुबह जाने वाली, रात को 6 बजे 7 बजे ऑफिस से लौटने वाली। मैंने यही देखा कि मेरे पापा आते हैं, मम्मी को टाइम देते हैं, हमें टाइम देते हैं, हम ड्राइव पे जाते हैं, ये रूटीन था। पर पापा ने बताया इनकी लाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है। जब तुम्हारा सोने का टाइम होगा, उनके जगने का टाइम होगा। तो अगर तू बढ़ती है इसके साथ आगे, तो कभी मेरे को ये कॉल मत करना कि वो अभी तक घर नहीं आया है। ओह, तो तब मुझे समझ में आया कि यार बहुत बात तो गहरी है। इंटेंस था। पापा मुझे बताए कि ये आर्टिस्ट लाइफ सिर्फ समय तो है ही है, पर आपको उतना ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा कि वो कभी दिल्ली भी जाएगा, वो कभी मुंबई भी जाएगा, वो कभी दुबई भी जाएगा। तो है आपके अंदर उतना पेशेंस कि आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो। तो अब मुझे शादी तो करनी थी यार, प्यार तो बहुत था देव से। अब बहुत हमने जैसे तैसे करके घर में मना के सगाई अपनी कर ली, रोका हमारा हो गया। सब लोगों को पता चल गया कि देव और आंचल की शादी होने वाली है। अब अचानक देव का कॉल आता है, बोलता है कि मैं मुंबई शिफ्ट होऊंगा। अच्छा। तो मैं घर पे बताई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं भी शादी करके देव के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी। पर मेरे पापा बोले नहीं, मेरी एक ही बेटी है और मैं मुंबई कैसे, मतलब अचानक ये कैसे आ गया? तुमने सगाई तो ये बोल के की थी कि हम रायपुर में रहेंगे, हम रायगढ़ में रहेंगे जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं, अब ये अचानक मुंबई कैसे आ गया? अब आप मतलब एज अ डॉटर मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना एक्सप्लेन करना पड़ा अपने पापा को, कितना मनाना पड़ा कि नहीं यार ये बहुत मुझसे प्यार करता है, ऐसा है वैसा है, ये सब तो मैं बोल ही नहीं सकती थी।
अब हमारी शादी की डेट निकलने वाली थी और ये सब देव का ड्रामा चालू हो गया अचानक से। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं बोली फिर शादी? तो देव बोलता है करियर पहले। आउच, आउच। उसमें कुछ करूंगा तभी तो मैं तेरे को सही से रख पाऊंगा। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला देव टाइम लेते हैं, अगर हमको लगा कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं करेंगे। तो हम दोनों का करियर एकदम पीक पे था, मेरी भी इधर क्लासेस चलती थी, वो भी जाता था, पर मैं इधर मन नहीं लगा पाती थी। मतलब मैंने आपको बताया कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ सबको पता चल चुका था कि आप लोग इसकी का रोका हो शादी चुका होने है। वाली हाँ। है, ऐसे है वैसे है। और मैं नहीं रह पाती थी देव के बिना। और सेम देव के साथ होता था, वो चले तो गया था पर वो वहाँ सेट नहीं हो पा रहा था। अब थोड़े से फिर मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी आने लग गए, ये अभी ऐसे कर रहा है तो फिर ये आगे कैसे करेगा। फिर हमारी शादी वादी की डेट सब निकल गई, 1 साल हो चुका था हमको। हमने बोला यार हम शादी करेंगे, शादी की डेट निकल गई। फिर बहुत दिक्कतें आने लग गई। फिर मेरे पापा सेम चीज़ बोलने लग गए, ये आर्टिस्ट है, दोबारा सोच ले, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिवार में चले जाएगी, ऐसा वैसा ये वो। अब मैं जिनको मानती हूँ, माता जी के सामने ना मैंने 6 चिट्स रखी, यस नो यस नो यस नो यस नो। मैं बोली यार आप पार लगा दो मेरे को। सच बोलना, सब में यस 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 तो नहीं था ना। नहीं था। मैं कुछ मतलब देव के आगे मुझे नहीं चाहिए था कुछ और, वाओ। कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं घर में अपने बोल दी थी कि मैं बस ये बोल नहीं रही हूँ कि ये नहीं तो इसके आगे मैं नहीं करूँगी, पर मैंने ये बोला था घर पे, देखो भाई ये मेरी मर्जी है, आप जिससे भी कराओगे वो आपकी मर्जी होगी, पर मेरी मर्जी यही है। समझ गया। मैं इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। ये कब हुआ? हमारे रोके के 1 साल बाद, जब हमारी शादी लग चुकी थी। ओके। उसके बाद के ये थोड़े टैंट्रम्स हुए, बहुत दिक्कतें आई, देव ने भी थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया कि हाँ, मतलब ड्रामा क्या क्रिएट किया, एक उसने अपनी बात रखी कि ये बात तो सच है कि मैं ट्रैवल तो करूँगा, मेरा क्योंकि काम ही यही है तो मुझे ट्रैवल तो करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि थोड़ा शादी को हम आगे ले लेते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। हमने किया वैसे। तो मैं देखती थी, मतलब देव की वो सीज़न का टाइम था नवंबर का, तो देव आज लौटता है नागपुर से, फिर कल निकल जाता है दिल्ली के लिए, फिर आता है रायपुर, फिर निकल जाता है रायगढ़ के लिए। तो एक बहुत मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी, अब मैं क्या करूं। तो तब वो मोमेंट आता है जब मैं माता जी के सामने, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो मेरी 3 चिट निकलती है नो की और 3 निकलती है यस की। अब कुछ समझ ही नहीं आया, वापस से मैंने 4 चिट डाली कि मैं देखती हूँ शायद चारों यस आ जाए, चारों नो आ गई। ठीक है। फिर मैं मम्मी के पास बैठी अपनी, मैं बोली मम्मी देखो चिट तो चारों नो आ गई है, अब मैं क्या करूँ। तो मेरी मम्मी बोली तू क्या करना चाहती है? मैं बोली मम्मी यही है, जो है यही है, इसके आगे मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है, मेरी दुनिया पूरी ब्लर हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो मेरी मम्मी बोली वो क्या बोल रहा है? तो मैं बोली मम्मी वो यही बोल रहा है कि ट्रैवल तो मुझे करना होगा और मैं तो हूँ आर्टिस्ट। उसने तो सामने रख दी ये सारी चीज़ें, और मेरे पापा ने उसको बिजनेस भी ऑफ़र किया कि आप ये कर लो। तो देव ने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तो तब उसका काफिला बैंड जो है वो बन रहा था, इन लोगों ने चालू किया था बनाना बैंड। तो समझो तब वो उसके करियर की
स्टार्टिंग समय था। तो अब चिट तो मेरी सारी नो आ चुकी थी। पापा ने मेरे बोल दिया था कि आधी ज़िंदगी इंतज़ार करनी पड़ेगी। भाई मेरा थोड़ा अलग ही ट्रिप में चलता था। तो मेरी मम्मी ने बोला यार लड़का बहुत अच्छा है, कोई मेरे को इसमें सेकंड थॉट नहीं है और ये तुझे बहुत खुश भी रखेगा। ये मैं बोल रही हूँ, अपने दिमाग में कुछ मत ला, आज रात अच्छे से सो, और जिनको हम मानते हैं ना कल जाना वहाँ पे और उनको बताना सारी चीज़ें अपनी उनके सामने रख देना। मैं गई अगले दिन बहुत अच्छे मन से गई, बहुत इमोशनल हो गई कि मेरे को इसी के साथ करनी है और अब आप बताओ क्या है। अब वापस मैंने वहाँ पे चिट्ठी डाली अपनी यस नो की, तो उसमें 2 चिट्ठी मेरी यस की आ गई और मैं बोली अब मेरे को कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं मैं सोचूंगी। मैंने अपने पापा को बोली आप फ़ोन लगाओ देव के पापा को, आप डेट्स निकलवाओ, जो भी है हम देख लेंगे। तो मेरे पापा फिर से मुझसे पूछते आर यू श्योर? बोली यस, बस जो भी होगा मैं सब देख लूँगी। तो मेरे पापा फिर से मुझे समझाए कि तुम बचपन से बहुत एक अलग माहौल में रही हो और वो एक माहौल बहुत अलग होगा। पर मेरे को अपनी मम्मी की बातें याद थी कि जो भी होगा जैसा भी होगा वो बहुत खुश रखेगा। तो ना वो यस वो बहुत खुश रखेगा, सिर्फ वही चल रहा था दिमाग में बस। क्योंकि अब ऐसा था कि आपको वही देखना था जो एक्चुअल है, बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। भले जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स आ रही हो, वो जार नो आ गया हो, पापा इतनी बार बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आ रहा था। और था यार, देव ना इतना करता था कि उसकी ये जो अचानक से उसका जाग जाता था कि नहीं मेरा करियर है या ये है या वो है, पर उसका एक लव वाला भी साइड रहता था कि मैं शादी तो इसी से ही करूँगा। ओके। जब हम पहली बार मिले थे 8-10 साल पहले, तभी उसने जब पहली बार प्रपोज किया था तभी उसने बोल दिया था कि विल यू मैरी मी, और वो था सिर्फ 24 साल का। ओके और मैं थी कुछ 22-21 साल की। तो अब तब तो मुझे समझ नहीं आया, हाँ कर ले ना। तो फिर ऐसा रहा। फिर इस वाले में शायद डेस्टिनी आपकी साथ दे दी। नाइस। तो मुझे ये बताइए कि आपने अपना केबिन क्रू को लेके इतना फाइट किया, कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ उसमें फाइट किया, फिर अभी आप बात करें अपनी लव लाइफ को लेके इतना फाइट, इतने सारे फाइट्स किए, एनर्जी कहाँ से आई? बस जो है वो है। उन्होंने, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बिलीव करती हूँ डेस्टिनी पे, माता जी पे। जो चीज़ें मैंने चूज़ की ना उसमें मुझे कांटे ही मिले, ओके। पर जो मैंने जाने दी, विद द टाइम हुई, विद द फ्लो हुई, शायद वो बेस्ट हुई। वो इतनी अच्छी हुई। मेरी बेटी भी अनप्लैन्ड बेबी है। ओके। तो आज वो लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग लगती है। ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी, हमारा घर है, मेरी बेटी है, देव है, मैं हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। देयर इज नो कंपटीशन कि मैं इससे बेहतर करूँ, मैं इसमें, मुझे किससे बेहतर नहीं करना है। मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज के डेट पे उन लेडीज, उन फीमेल्स के लिए क्या एडवाइस है आपके पास जो बहुत सारा स्ट्रगल कर रही है और बहुत जल्दी गिव अप कर जाती है, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? नहीं यार देखो, गिव अप तो होना ही नहीं चाहिए। आप करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। चीज़ें होती हैं यार, मैंने तो देखी है, चीज़ें होती है, ऐसे नहीं होंगी ऐसे होंगी, पर चीज़ें होती हैं यार। आप भरोसा रखते हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने, एक समय था जब मैं चाहती थी एक पर्टिकुलर जगह पे देव काम नहीं करे, और मैं शादी के बाद हमने बहुत लड़ाइयाँ की। मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं हर रोज़ उससे झगड़ती थी कि ये इस जगह पे काम मत करना, ये मतलब जिस लड़की को तू लाया है ना उसके साथ, सॉरी
सूट नहीं कर रहा है ये, मत करना। वो मुझे ना हमेशा यही समझाता था, थोड़ा टाइम दे। मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, मुझे टाइम देना नहीं आता। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया, मैं बोली यार ये समझ नहीं रहा है, मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। तो मेरी मम्मी ने ना हमेशा बड़े पेशेंटली मेरी चीज़ें डील की। मेरी मम्मी ने ये बोली कुछ मत कर, बस अर्जी लगा वहाँ। और आपको पता है कुछ 4-5 महीने भी नहीं हुए और देव बोलता है यार मैं ना अब उस जगह पे मैं काम नहीं करूँगा। बहुत खूब, बहुत तो खूब। मेरे को तो लगता है कि मैं ऊपर वाले की फेवरेट हूँ। मुझे जो नाइस, चाहिए वो समय लगता है पर हो जाती हैं चीज़ें। नाइस, नाइस, बहुत खूब। तो आज के डेट पे अगर आपको मौका मिले फिर से केबिन क्रू बनने का, तो आप बनना चाहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो बिजनेस करके मुझे बहुत मज़ा आता है, दूसरा जो ये वाली लाइफ है, शायद मैं केबिन क्रू होती तो मैं देव से शादी नहीं कर पाती, मुझे ऐसे लगता है। ओके, हवाएं काफ़ी तेज़ है ना, तो कहीं ना कहीं निकल चुकी होती। ओके, प्लस विथ टाइम विथ लाइफ मैंने ये सीखा है यार कि देखो वो भी बुरा नहीं है यार, पर मुझे ना ये समझ में आया कि कभी कभी ना आपका हार्डवर्क काम नहीं आता है, कुछ डेस्टिनी ने भी तय और किया कुछ होता प्लान है। क्या होता है? हाँ, बात तो सही है। तो मेरी सारी चीज़ें ना डेस्टिनी वाली हुई। बहुत खूब, बहुत। थैंक यू सो मच आशा जी बताने के लिए आपकी इतनी रोमांचक स्टोरी, जहाँ पे इतने सारे अप्स एंड डाउन्स थे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, सब में इतना क्योस था, बट देन ऑल्सो वो स्माइल चेहरे से नहीं गई है, बहुत जिगरा लगता है। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए एंड अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू Thank you. सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच।